Good morning, students. Our next chapter is chapter 12 Conventional Source of Energy. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। बेटा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम उन रिसोर्सेज को कहते हैं जो वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, लेकिन एक समय आने पर ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कंफ्यूज नहीं होंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ही हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे नॉन रिन्यूएबल हैं, मींस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन्हीं मेन 2 टॉपिक्स पर ये पूरा 2 चैप्टर हमारे आएंगे। जैसे अभी जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं इस पर ये पूरा एक आएगा, और जो हमारा सेकंड चैप्टर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होएगा वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर होगा। तो ये वाला चैप्टर हमारा कन्वेंशनल सोर्स पर सारा डिपेंड है। तो कन्वेंशनल सोर्स कौन कौन से होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेन इन्होंने 4 कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम कोल के बारे में पढ़ेंगे, फायरवुड के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम पढ़ेंगे, ठीक है, और एक नेचुरल गैस। ठीक है, ये देखिए यहाँ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पूरा चैप्टर हमारा इन 4 टॉपिक्स पर ही डिपेंड है और इसी पर हम सारा डिस्कस करेंगे। पहला हम वुड पर कवर करेंगे कि वुड क्या है, उसके बाद हम कोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। और ये चारों जो है ये चारों के चारों कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से सोर्स हैं जिनको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, उनके नाम बताइए, तो आप बताएंगे वुड, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से, उनके एग्जांपल बताइए, तो आप इन चारों का नाम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वुड से। वुड को हम फायर वुड भी कहते हैं, फ्यूल वुड भी कहते हैं। ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी, है ना। फ्यूल वुड इज मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम ट्विंग्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री that have dried and fallen down. However, many people often cut trees and then the wood obtained is called firewood or fuel wood. ये हमें पता ही है कि वुड हमें फॉरेस्ट से मिल रहा है, ट्री से मिल रहा है ना, जिसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, जो कि एनर्जी का सोर्स है। फायरवुड इज़ मोर कॉमन इन द रूरल एरिया वेयर पीपल डू नॉट एक्सेस टू एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ज़्यादातर रूरल एरिया मतलब गांव वाले एरिया में इसका यूज़ होता है, जहाँ पर कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता या उनको कोई सोर्स ऑफ एनर्जी कोई और नहीं मिल पाता, तो वो फायरवुड को यूज़ करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, कुकिंग के लिए या वाटर बॉइलिंग के लिए, है ना। उसके बाद आता है कोल। अभी जो हमने एक पढ़ा ये हमने फायरवुड के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कोल, जो कि हमारा सेकंड है कि कोल क्या है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज़ कन्वेंशनल फ्यूल in India found in Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh and Odisha. It release a large amount of heat on burning. जब हम इसको बर्न करते हैं बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करता है। कोल जो है ये 4 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि कोल क्या है और इसके टाइप्स बताइए। ठीक है, तो इसके 4 टाइप्स क्या है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। पीट क्या है? पीट जो है 27% कार्बन कंटेन करता है। लिग्नाइट जो है 28 to 30% कार्बन कंटेन है। बिटुमिनस 78 to 86% एंड एंथ्रासाइट 94 to 98% कार्बन कंटेन्स। यूजेस ऑफ कोल, क्वेश्चन आ सकता है कोल क्या है, इसके टाइप्स बताइए और इसके यूजेस बताइए। तो कोल के यूजेस क्या है? यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज़, घरों में और इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं। यूज टू प्रोवाइड एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल, गैस एक्सेट्रा। यूज टू प्रिपेयर सिंथेटिक पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। यूज टू मेक कोक। मैनी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लाइक बेंजीन, एनालाइन, टॉलिन एक्सेट्रा प्रिपेयर फ्रॉम कोल। ये इसके यूजेस हैं कोल के। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस, कि अगर हम कोल को यूज़ कर रहे हैं तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो लिमिटेशंस क्या है?
द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम कोल माइन इज़ डेंजरस टास्क। डेंजरस है। जब हम कोल की खदानों को खोदते हैं, इसको अर्थ क्रस्ट के अंदर से निकालते हैं, तो ये बहुत डेंजरस है। इसके लिए हमें माइनिंग भी करनी पड़ती है, ब्लास्टिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद द लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू एक्सीडेंट इन माइंस इज़ वेरी कॉमन। ये बहुत कॉमन है। जब माइनिंग वगैरह करते हैं तो बहुत से लोगों की जान चली जाती है इस तरह। ब्लास्टिंग जब करते हैं, इससे क्या बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर जो है ब्लास्टिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। दिस इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज है जो रिन्यू नहीं होते, जिसको हम एक बार यूज़ करेंगे उसके बाद हम दोबारा यूज़ में नहीं ले सकते। The workers working in the coal mines suffer from the skin, chest and respiratory diseases। जो वर्कर्स वहाँ काम करते हैं उनको बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? स्किन से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ कोल गिव आउट poisonous metals like mercury, calcium, zinc, lead in the form of smoke which cause various diseases। इस तरह की जो हार्मफुल पॉइजनस मेटल जब रिलीज़ होती हैं, जब इसको बर्न करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूसेस ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। यही हार्मफुल गैसेस जो हैं इन्वायरमेंट में भी आती हैं, तो इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है। पॉल्यूशन कॉज करती है और इन्वायरमेंट से डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी ये हार्म करती है। हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। अब हम आएंगे पेट्रोलियम। ये हमारा थर्ड है। हमने कोल कवर कर लिया, अब है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। अर्थ क्रस्ट से, ज़मीन के नीचे से लेते हैं, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ स्टिंकिंग डार्क कलर्ड लिक्विड। इसका ये बताया है कि किस तरह का लगता है देखने में, ठीक है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म बाय द स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स दैट वर बर्न बेनेथ द अर्थ सरफेस लैक्स ऑफ ईयर अगो। पेट्रोलियम कैसे बनता है? बहुत लाखों साल तक जब जो भी आप कह लीजिए प्लांट का वेस्ट है, एनिमल का वेस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वेस्ट है, सारे इकट्ठा होकर बहुत सालों बाद जब ज़मीन के नीचे चला जाता है, उसके बाद ये डिकम्पोज होता है, तब ये पेट्रोलियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब है प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनते हैं पेट्रोलियम से। प्रोडक्ट्स प्रिपेयर फ्रॉम पेट्रोलियम। कौन कौन से पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, या क्या क्या इसके एग्जांपल्स भी कह सकते हैं पेट्रोलियम के। तो क्या है? एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और अदर्स में जो भी होंगे। तो सबसे पहले हम एलपीजी में पढ़ेंगे। एलपीजी क्या है? इट इज़ यूज इन दी होम फॉर कुकिंग फूड। एलपीजी हम घरों में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। पेट्रोलियम क्या है? इट इज़ कंबस्टिबल एंड इज़ अ better fuel than coal. It is used as fuel in light vehicle like car, scooters में एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं पेट्रोलियम को, ठीक है, पेट्रोल को। उसके बाद है डीजल। इट इज़ मेनली यूज फॉर हैवी व्हीकल। इट गिव्स आउट मोर स्मोक एंड कंपेयर टू पेट्रोल। अदर्स में और कौन कौन से मतलब पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं? पैराफिन आ जाता है, वैक्स आता है, ग्रीस आता है, प्लास्टिक आता है, ये सारा आ जाता है, ठीक है। ये इसके सारे पॉइंट्स आ गए। उसके बाद लिमिटेशन क्या है पेट्रोलियम के? लिमिटेशन है पेट्रोलियम जो है ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया है। लिमिटेड क्यों हो गया? क्योंकि ओवर यूज़ हो रहा है और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यू होता नहीं है, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी डिमांड बढ़ गई है, तो पेट्रोलियम की डिमांड बढ़ने की वजह से इसका ओवर यूज़ हो रहा है, और ये रिन्यू तो वैसे ही नहीं होता है। तो कहा जाता है कि हो सकता है आने वाले कुछ सालों में, 1 या 2 सालों में, ये प्रोडक्ट कहीं टोटली ख़त्म ही ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद है इट एमिट्स वेरियस गैसेस सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा विच पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करता है, ये इसके लिमिटेशन है। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टार्ट हो जाएगा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज़ अ फॉसिल एनर्जी सोर्स दैट फॉर्म डीप बिनेथ द अर्थ सरफेस। ये भी ज़मीन के अंदर से नीचे से लेते हैं हम, ठीक है। नेचुरल गैस कंटेन मैनी डिफरेंट कंपोनेंट्स। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन, ठीक है, जो इसका लार्जेस्ट कंपोनेंट है। अ कंपाउंड विच 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम, जिसको हम CH4 कहते हैं, ठीक है, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेचुरल गैस इज नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन गैस मिक्स कंसिस्टिंग
primarily of methane but commonly including varying amount of other lighter alkanes and sometimes a small percentage of carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide और helium। ये है कि मतलब ये इसका थोड़ा सा बताया है कि कंपोनेंट्स जो हैं कैसे कैसे बनते हैं और कैसे कैसे, तो आपको मेन पता होना चाहिए कि नेचुरल गैस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आओ इफ़ेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी ऑफ द एनवायरनमेंट। अब हमने चार सारे पढ़े कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो अब इसका ओवरऑल अगर हम पढ़ें कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, इसका एनवायरनमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। हमने ये जो 4 कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े जिसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, इन चारों का ओवरऑल हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है एनवायरनमेंट पर। तो सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, फायरवुड लेंगे तो ऑटोमेटिकली डिफॉरेस्टेशन होएगा, पेड़ों की कटाई होएगी, ठीक है, पेड़ों में कमी आएगी। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एमिट टॉक्सिक गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, स्मोक, हाइड्रोकार्बन एक्सेट्रा। ये सारी हार्मफुल गैसेस जो हैं ये टॉक्सिक गैस मतलब है जो कि इन्वायरमेंट में आती हैं। दीज आर वेरी हार्मफुल टू मैन एंड एनिमल, ह्यूमन बींग के लिए भी हार्मफुल है और मैन के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। दीज में लीड टू मैनी डिजीज़ ऑफ स्किन, ब्लाइंडनेस एंड कैंसर, बहुत सारे डिजीज़ फैल सकती हैं। ये सारा जो इन्होंने बताया है, स्किन से रिलेटेड ब्लाइंडनेस हो सकता है, कैंसर जैसे, और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। दीज गैसेज मिक्स विद water vapor in the sky and come down as acid rain to the earth. These damage the crop trees and buildings. ये भी हमें पता है जब ये हार्मफुल गैसेस जो है स्काई में जाकर मिक्स हो जाएंगी, वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाएंगी, तो ये एसिड रेन करेगी और एसिड रेन जो है हमारे क्रॉप्स को भी डैमेज करती है, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर है, सी है, पॉन्ड है, लेक है, ठीक है, साथ ही जो बिल्डिंग्स हैं इन सबको डैमेज करती है। The gases that emit due to the burning of coal and petroleum product pollute the air and the whole of the environment. ये भी हमें पता है कि एयर को भी पॉल्यूट करती है और इन्वायरमेंट को भी। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ के टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ करेगी। जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, वहाँ पर जो आइस है वो भी मेल्ट होएंगी। जब आइस मेल्ट होएगी तो मेल्टिंग जो वाटर है मेल्ट होकर जो पानी हो कहाँ आएगा, हमारे सीज, नदियों में जाएगा, नदी तालाबों में जाएगा। तो जब नदी तालाबों में जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा नदी तालाबों का, और इसी से कई बार फ्लड आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद द ऑयल दैट लीक आउट द ऑयल वेल एंड शिप्स लीड्स टू मैनी आर सीरियस प्रॉब्लम। दिस पॉल्यूट बोथ वाटर एंड लैंड। दिस हैज़ कॉज्ड द डेथ ऑफ मैनी एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स। इसमें क्या होगा कि जो शिप्स चलते हैं नदियों में, हमारे समुद्रों में जो शिप चलते हैं, उससे अगर ऑयल की लीकेज हो जाए, पेट्रोलियम डीजल की लीकेज हो जाए, तो वो जब नदी में जाकर मिक्स होएगा तो उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, है ना, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको हार्म करता है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है और काफ़ी जो है उनकी डेथ हो जाती है। सेम इसकी ये प्रॉब्लम है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में ये हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स, एनिमल्स को। तो यहाँ पर बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा। और ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप कन्वेंशनल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों सेम चीज़ है। और मैं आपको बार बार ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ये दोनों सेम है और इसके एग्जाम्पल्स जब हम स्टडी करेंगे ये सारा सेम चलेगा। तो यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है जो हमने कवर किया, कि चैप्टर ही कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पर, जो हमने चैप्टर कवर किया था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब हम जब भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 12 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।